आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द इंडियन वेलर में। और मैं हूं आपका होस्ट हिमांशु निर्बान। और आज हमें ज्वाइन करें एक बहुत ही खास मेहमान जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल हैं। इनका नाम है रिटायर्ड आईजी BN शर्मा सर। सर ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1977 में ज्वाइन करी थी और ये एज अ इंस्पेक्टर जनरल रिटायर हुए अगस्त 2015 में। सर ने अपनी सर्विसेज इंडिया के विभिन्न भागों में बॉर्डर रिलेटेड एरियाज में दी हैं, जिसमें मुख्य रूप से राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स शामिल हैं, जिसमें त्रिपुरा, आसाम और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय शामिल है। सर ने बांग्लादेश बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर पे अपनी काफी हद तक काफी समय बिताया है और ये वहाँ के मुख्य काफी भागों से परिभाषित हैं और परिचित भी हैं। इसके अलावा सर ने जो हमारे एक रेड कॉरिडोर जिसे हम नक्सलाइट बेल्ट के नाम से भी जानते हैं, वहां पे भी काफी समय अपना स्पेंड किया है। इसके अलावा सर बीएसएफ ट्रेनिंग एकेडमी के डायरेक्टर रहे हैं, जिन्होंने वहां पे 12 साल तक सर्व किया है और काफी सारे जवानों को इन्होंने ट्रेन किया है, जो आज बीएसएफ की अलग अलग बटालियंस के अंदर सर्व कर रहे हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में। थैंक यू हिमांशु जी। तो सर आज का सर हमारा जो ये शो है सर, ये कंसंट्रेट रहेगा जो सर ये रेड कॉरिडोर है उसके ऊपर, जिसे हम नक्सलाइट बेल्ट के नाम से जानते हैं, जो भारत के विभिन्न भागों में स्थित है, जिसमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल, बिहार के कुछ भाग हैं और झारखंड इसमें सर और मध्य प्रदेश। और इसके अलावा गढ़चिरौली एरिया जो महाराष्ट्र का एक नक्सल प्रभावित इलाका है, वो भी सर इसमें शामिल है। तो सर आज हमारे सर दर्शकों को सर थोड़ा आप ये बताएं कि सर ये मुख्य रूप से जो सर नक्सली हैं, ये किस तरह की एक हमारे जो भारत है उसके खिलाफ इन्होंने आंतरिक युद्ध छेड़ा हुआ है और ये क्या क्या डेंजरस सिचुएशन पोस्ट करते हैं हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए और वहाँ की जो लोकल पुलिस है उनके लिए। तो सर मेरा आपसे सर कुछ सवाल है इसी रिगार्डिंग। सर मेरा आपसे सर मुख्य पहला सवाल है कि सर हम थोड़ा हमारे दर्शकों को सर ये बताएं कि जो ये हमारे जो सर नक्सली हैं, तो सर ये नक्सली इंसर्जेंसी का उदय कैसे हुआ भारत के अंदर और इसकी मुख्य वजह क्या रही स्टार्टिंग से? जो नक्सल की जो जेनेसिस है वो हम सभी जानते हैं 1967-66 के आसपास बंगाल में एक जगह है नक्सलबाड़ी जी, वहां से शुरू हुई थी ये। और ये शुरू हुई थी एक खेती में, एक जो ट्राइबल था उसने अपने जो राइट थे वहां पर खेती करने के, उसको लेकर शुरू हुई थी। और ये बढ़ते 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 इसने एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया और साथ में इसके, क्योंकि बंगाल में शुरू हुआ तो बंगाल में जो उस टाइम गवर्नमेंट जो थी यूनाइटेड फ्रंट, बेसिकली कम्युनिस्ट कंपोनेंट्स की जो थी, तो इसको कम्युनिस्ट की बैकिंग के साथ साथ ये एक तरह से लड़ाई थी जो वहाँ के जो लोग हैं उनको डिप्राइवेशन के लिए, जो उनके अधिकार हैं या जो उनको मदद मिलनी चाहिए, जो उनके अधिकार हैं ज़मीन के ऊपर पैदावार करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, तो उसको लेकर बेसिकली शुरू हुई। और ये बढ़ते हुए हम जानते हैं कि ये बंगाल से शुरू होकर के बिहार के एरिया, उसके बाद मध्य प्रदेश, जब पूरा संपूर्ण मध्य प्रदेश था, बिहार, बाद में जब ये डिवाइड हुए दोनों स्टेट तो झारखंड और छत्तीसगढ़, साथ साथ आंध्र प्रदेश। बल्कि मैं कहूँगा 67 से पहले जो सबसे पहला जो हुआ था मूवमेंट, वो तेलंगाना का लेकर हुआ था आज़ादी से पहले जी। असली जो शुरुआत हुई थी बेसिकली तेलंगाना से हुई थी 42-43 के दौरान जी सर। तो ये चीज है कि ये उन्हीं स्टेट में है जहाँ पर नेग्लेक्ट रहे लोग, ट्राइबल पीछे के जो निचले वर्ग के लोग हैं, जहाँ पर उनको लगा कि उनको पूरा उनका सरकार जो है इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, डेवलपमेंट नहीं हुआ, पिछड़ा इलाका रह गया। तो ये सब फैक्टर्स हैं। उसमें कुछ
सरकार की तरफ से भी कुछ अनदेखियां रही, और ये बढ़ते बढ़ते एक पॉलिटिकल मूवमेंट, और पॉलिटिकल मूवमेंट से ये एक मिलिट्री मूवमेंट की ओर बढ़ गया, और जिसका एक समय ऐसा था कि हमारे करीब 200 से ऊपर 222-23 डिस्ट्रिक्ट थे जो इससे प्रभावित थे, और वो पूरा इलाका जो है वो रेड कॉरिडोर के नाम से जाना गया। और मेरे ख्याल 2007-8 के बाद से इसके ऊपर काफी जो एक तरह से कोऑर्डिनेटेड गवर्नमेंट की तरफ से एक कोऑर्डिनेटेड इसके ऊपर जो एक्शन शुरू किए गए, इसके ऊपर पॉलिसीज बनाई गई, तो उसके बाद से काफी हद तक इन पर कंट्रोल पाया जा चुका है। तो सर मेरा आपसे सर इसी संदर्भ में सर एक सवाल है कि सर ऐसा क्या कारण है कि हमारे वहाँ के जो सर जवान हैं लोकल, या जो लोकल पुलिस के हैं, या लोकल जो कमांडो फोर्सेस हैं जिन्हें वहाँ की पुलिस ट्रेन करती है, या फिर हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जिसमें आईटीबीपी है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, और इसके अलावा जो सीएपीएफ है या फिर सीआईएसएफ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट सिक्योरिटी फोर्सेस, सर इनके जो जवान हैं उनको सर वहाँ पे क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, सर थोड़ा उसके बारे में सर बताएं। देखिए, जहाँ तक दिक्कत की बात है, मैं वो बाद में थोड़ा सा मैं टच करूंगा कि इंडिविजुअल दिक्कत क्या है। जो मेन वहाँ का इशू है इन स्टेट में, जो आपने नाम अभी गिनाए हैं, और तकरीबन सभी फोर्सेज हैं वहाँ पर, सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी वगैरह, सभी की बटालियंस वहाँ पर तैनात हैं। और ये जितनी भी बटालियंस वहाँ पर हैं, ये इन एड टू सिविल पुलिस, वहां पर ये जितनी भी फोर्सेस हैं, ये सिविल पुलिस या सिविल जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी एड में वहां पर है। बाकी जैसे JNK में या और जहां नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी थी या असम का था, वहां पर ये फोर्सेस जो थी इंडिपेंडेंट ऑपरेट कर सकती थी। इनके पास में अंडर डिफरेंट एक्ट्स, यानी कि एक तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, वो भी ज्यादा लागू थे, वो सब उनको पावर्स थी। इन स्टेट्स में जहां पर ये नक्सल विरोधी अभियान में लगी हैं, यहाँ इनके पास में ऐसी कोई पावर नहीं है। जो भी ऑपरेशन या जो भी इनको एक्शन वहां करना है, वो स्टेट पुलिस की मदद से या स्टेट पुलिस की चॉइस के ऊपर ही करना है। इंडिपेंडेंटली वहां कोई भी ऑपरेशन ये फोर्सेस अपनी तरफ से लॉन्च नहीं करती। जो भी ऑपरेशन है वो स्टेट के जो सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं या जो और हायर ऑफिसर्स हैं, उनके साथ विचार विमर्श से और उनकी क्लियरेंस के बाद ही होता है। तो एक तो यह है कि इंडिपेंडेंटली वहां पर ये कोई भी फोर्सेस ऑपरेट नहीं करती। दूसरा, क्योंकि वहां पर एक तरह से ये उनके साथ मिलकर काम करना है, तो सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो है इंटेलिजेंस शेयरिंग की। मैंने एक बार पहले भी शायद कहा था कि ऐसे जितने भी इलाके हैं, चाहे जहां वो इंसर्जेंसी का हो, नक्सल विरोधी अभियान हो या मिलिटेंसी का हो, वहां पर जो सबसे ज्यादा आवश्यक होती है वो होती है इंटेलिजेंस, यानी जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी उसके बाद ही, उसके बेसिस पर ही आप ऑपरेशन प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी ऑपरेशन है, जो भी है, वो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज और उनकी डिजायर के मुताबिक ही करते हैं। एक इशू तो ये मैं आपको बता सकता हूँ। दूसरा ये है कि जहाँ जहाँ स्टेट में ये फोर्सेज आती गई, सीआरपी का अभी मैक्सिमम जो प्रेजेंस है वो सीआरपी की है वहां पर, जिसमें कोबरा बटालियंस जो है वो कॉम्बैट बटालियंस फॉर रेजोल्यूट एक्शन, कोबरा बटालियन जो खड़ी की गई थी, खास करके वो स्पेशलाइज्ड उन्हें कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन या कॉम्बैट बटालियन जो उनके लिए स्पेशली क्रिएट की गई थी। तो उन बटालियंस का जब क्रिएशन किया गया था 2008-9 में, उसके बाद से स्पेशल एक तरह से समझिए आप ऑपरेशन वहां पर जो है ऑपरेटिव मोड शुरू किया गया। और जहां जहां सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस नहीं थी, क्योंकि जो पुलिस थी, लोकल पुलिस, वो अपने हर जगह पर काम करने में नाकामयाब थी, क्योंकि वहां पर नक्सल्स का इतना डोमिनेशन था कि वहां पर पुलिस जो थी वो एक तरह से समझ लीजिए लोकल पुलिस इनइफेक्टिव हो चुकी थी। तो उसको शुरुआत करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस बढ़ानी शुरू की गई, और जगह जगह जो COB हम बोलते हैं, कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस, ये एस्टेब्लिश किए गए। और जैसे जैसे ये COB एस्टेब्लिश होती गई, वैसे वैसे सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस वहां बढ़ती गई,
और आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, एक तरह से नेट जो बनाना था, जो ग्रिड बनाना था, अभी भी ग्रिड की वहां पर कमी है काफी, लेकिन फिर भी क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस हैं तो ये चीजें की गई। और सबसे बड़ा जो, जहां तक आप कहेंगे कि कौन से स्टेट में कहाँ अच्छा काम हुआ, तो उसके लिए आप आंध्र प्रदेश को सबसे ऊपर रख सकते हैं, जहां पर उनका जो स्पेशल जो ऑपरेशन ग्रुप था, जिसको ग्रे हाउंड के नाम से हम सब जानते हैं, कि वो किस तरह से उनको क्रिएट किया गया, क्या उनके पास में पावर थी। और उनके पास में इंटेलिजेंस का सिस्टम क्या था, इक्विपमेंट, उनके पास में मॉडर्नाइजेशन, और उनके क्या क्या उनको इनिशिएटिव दिए, वो इंसेंटिव दिए गए, ये सब चीजें हैं जो एक तरह से हमारे लिए केस स्टडी का काम करती हैं। तो सर मेरा सर इसी संदर्भ में एक आपसे अलग ही प्रश्न है सर। आपने जो हमें सर अभी चीजें बताई हैं कि वहाँ पे जो सीआरपीएफ है उसकी कोबरा बटालियन या फिर बीएसएफ की स्पेशल है या फिर आंध्र प्रदेश की ग्रे हाउंड्स है, तो सर इसी को ध्यान में रखते हुए सर ये मुझे सर ये जानना है कि सर ऐसे क्या इश्यूज हैं कि वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, जो यहाँ के हमारे आदिवासी हैं सर, वो नक्सलाइट्स का इतना साथ देते हैं और नक्सलाइट की मूवमेंट्स को काफी सपोर्ट करते हैं। देखिए, उसके लिए जो एक वहाँ की जो आम ट्राइबल पॉपुलेशन या जो भी आप आम जनता कहते हैं, वो इसलिए एक तरह से उनकी मजबूरी भी होती है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस हमेशा नहीं है उनके साथ। और नक्सल जो हैं, चाहे वो जितने भी नफरी में हो, जहां भी, जिस इलाके में भी हो, जहां भी उनके तो वो क्योंकि उनकी प्रेजेंस वहां पर हर जगह पर है, तो वो उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, चाहे डर से, प्रभाव से, या उनकी आइडियोलॉजी से। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो एक आम जो वहाँ की पॉपुलेशन है, उनके पास और कोई चारा नहीं होता सिवाय इसके कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस की वहां पर एब्सेंस है, प्रेजेंस है नहीं, तो उनको एज ए, समझ लीजिए, एक तरह से उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है कि उनको जो नक्सल मूवमेंट है उनके साथ में उनको उनका साथ देना पड़ता है, क्योंकि कभी वो आपको डरा भी सकते हैं, धमका भी सकते हैं, आपके पर कोई ऐसा कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो एक दबाव की तक नीति के अंतर्गत, या उनको उनके पास में एक तरह से इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं होता। दूसरा, उनकी सरकार से इतनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी नहीं होती, तो उनको भी ये लगता है कि शायद हमारे को, क्योंकि सरकार की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे पर देखने के लिए नहीं है, तो हम इनके ऊपर ही डिपेंड हों। ये एक मुख्य कारण है। तो सर आपने अभी सर कुछ मुख्य कारण हमें बताया जिसमें नक्सली अपने लोगों पर प्रभाव डालते हैं। सर ये जो सर इनका प्रभाव डालने का जो मुख्य वजह है, जो हथियार के जिस बल पे सर ये वहाँ के लोगों को डराते हैं, सर उसके मुख्य जो उत्सर्जन है उसको प्राप्त करने का जो तरीका है, सर ये नक्सली इतने हथियार लाते कहाँ से हैं सर जनरली? देखिए, हथियार के लिए उनके पास दो किस्म के हथियार हैं। जो लोअर लेवल के जो उनके फाइटर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं मिलिट्री ग्रुप के, अधिकतर लोगों के पास में जो होती है भरमार बंदूक, जो लोकल कंट्री मेड वेपन, अधिकतर जो उनकी ये कार्डर है वो यही इस्तेमाल करता है। और जो उनके हायर लीडर्स हैं या जो कमांडर्स हैं, उनके पास में ऑटोमेटिक वेपन का उनके पास में उपलब्धि है। और ये वेपन क्या करते हैं, ये वेपन इन्होंने, आप ध्यान देते होंगे कि कभी पुलिस स्टेशन को लूट लिया, कभी किसी पार्टी पर हमला कर दिया उनके हथियार लेकर के। इनका मुख्य मुद्दा किसी भी सिक्योरिटी फोर्स को, पुलिस पार्टी को, किसी को ऊपर भी जब ये एम्बुश वगैरह करते हैं, तो मेन उनका मुद्दा होता है उनके हथियार और एम्युनिशन को लूटना। वायलेंस तो करेंगे, किलिंग भी करेंगे, साथ साथ वो कोशिश करते हैं कि उनको हथियार की उनको मिल सके। तो एक जो बड़ा सोर्स है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लूटे हुए वेपन जो हैं, जो मॉडर्नाइज किस्म के वेपन्स हैं, ये उसी तरीके से इन्होंने इनको प्राप्त किया। प्लस जो एक फॉरेन सपोर्ट, फॉरेन एलिमेंट का है, वो भी एक अलग जरिया है हथियारों की प्राप्ति का। जी, तो सर आपने हथियारों के लिए अभी बताया कि सभी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमारे हमला करते हैं और उनके हथियार जैसे लूट जाते हैं। कई बार ये भी सुनने में आता है
कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर घात लगाकर हमला करते हैं, जिसमें आईडी से हमला एक मुख्य रूप से काफी यूज करते हैं। और अभी 3 दिन पहले भी एक आईडी हमला हुआ झारखंड के अंदर, जिसमें वहाँ के झारखंड जैगुआर्स के 3 जवान शहीद हो गए और 5 घायल हुए। तो सर ये जो आईडी से हमला होता है सर, इसका जनरली ये आईडी इनको मुख्य रूप से बारूद मिलता कहाँ से है सर? और ये आईडी बनाने में महारत इनको कैसे हासिल है? और सर इसी से रिलेटेड एक छोटा सा प्रश्न ये है कि सर इन आईडी हमलों से बचने के लिए हमारी जो सर सुरक्षा बल है, सर आईडी के हमलों से बचने के लिए हमारी जो सुरक्षा बल है, वो मुख्य रूप से सर इनको सर इनका पता कैसे लगाते हैं? देखिए, आईडी के लिए जो ये एक्सप्लोसिव वहां पर इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम ज्यादातर केसेस में वो एक्सप्लोसिव जो है वो लो इंटेंसिटी का, लो एक्सप्लोसिव, नॉट हाई एक्सप्लोसिव। और आप समझ सकते हैं कि जो ये जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं, जो ट्राइबल एरिया हैं, और जो भी खास करके स्टेट्स में वहाँ पर ज़्यादातर मिनरल्स की वहाँ पर जो वो है एक्सकेवेशन और जो माइनिंग का जो काम होता है, उसमें जो वहाँ के लोकल एक तरह से समझिए माइनिंग के काम में एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत बार उन्होंने उस एक्सप्लोसिव को हासिल करने के लिए अपने ऑपरेशन किए हैं उन प्राइवेट कंपनीज के ऊपर, या जो एजेंसीज वहां पर इस काम में लगी हैं। तो कई बार जो ट्रक उनके एक्सप्लोसिव लेके आते हैं, उन ट्रक्स को ही ये हाईजैक कर लेते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है। तो एक्सप्लोसिव के लिए, एक्सेस के लिए इन्होंने वो जो एक्सप्लोसिव वहां पर माइनिंग के काम में आने वाला है, उसके ऊपर इनका एक तरह से समझ लीजिए ये उसको अपने लूट से या किसी भी तरीके से उसको हासिल करते हैं। और आईडी के लिए, क्योंकि वहां पर जो जितना भी इलाका है सब दुर्गम रिमोट एरिया है, जंगल है और लिमिटेड रोड्स हैं वहां पर। और क्योंकि वहां पर रोड काफी जगह पर, आप तो रोड वहां पर काफी बन चुके हैं, पहले ज्यादातर रोड वहां पर अनमेटल्ड रोड थे, और उन्होंने जगह जगह पर अपनी प्लानिंग के मुताबिक या जगह जगह पर उन्होंने डिग करके माइंस एक्सप्लोसिव वो ऑलरेडी ले करके रखा हुआ है। और जब भी जरूरत पड़े तो उसको रीएक्टिवेट करके ये उसको आईडी को या जो आईडी को एक्टिवेट करते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस पर उनको निशाना बनाते हैं। तो उसको डिटेक्शन के लिए, उसको डिटेक्शन करने के लिए बेसिकली जो हमारे पास में माइन डिटेक्टर्स वगैरह हैं, उन्हीं के ऊपर रिलायंस की जाती है। जो पार्टीज हैं वो उनको फिजिकली सर्च करती हैं, क्योंकि वो एरिया एक तो ये ऐसा है कि वहां पर आयरन ओर की काफी ज्यादा क्वांटिटी है। तो जो हमारे जो ये डिटेक्शन सिस्टम है, कभी कभी वो फॉल्ट सिग्नल की वजह से वो ज्यादा कामयाब नहीं होते। बेसिकली ये है कि जो पार्टियां मूवमेंट करती हैं, उनको जो रोड सिक्योरिटी पार्टीज हैं, उनको ये ध्यान रखना पड़ता है कि कोई सस्पेक्टेड एलिमेंट या सस्पेक्टेड बंदा कहीं दाएं बाएं बैठा हुआ तो नहीं है, जो इस इंतजार में हो कि आईडी को कब ऑपरेट करना है या कब आईडी को एक्टिवेट करना है। तो ये सब चीजें जो है वो एक तरह से ऑपरेशनल एसओपी का हिस्सा बनती हैं। और जो भी मूविंग कॉलम है, चाहे वो फुट मूवमेंट पे करें या कभी कभार गाड़ी पे करें, उनको ये ध्यान रखना है कि कोई ऐसा सस्पिशियस मूवमेंट सड़क के दाएं बाएं 150 मीटर तो ऐसा नहीं है जो आईडी के लिए वहां पर ऑपरेट करने के लिए बैठा हो। और आईडी ऑपरेट करने के लिए एक आदमी को चाहिए जिसको सिर्फ 2 तारों को मिलाना ही है, सर्किट पूरा करना है। जी। तो सर मेरा सर इसी से रिलेटेड सर एक सवाल है। सर आप सर थोड़ा अपना खुद का एक्सपीरियंस बताएं कि सर जब ये इस तरह के हमले होते हैं वहाँ पे जनरली, तो सर उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका होती है, क्या ये वहाँ के लोकल कैडर्स की होती है? क्योंकि ऐसा जनरली देखा जाता है कि उड़ीसा से कोई कैडर चल के छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है, फिर हमला करके फिर वो वहां से वापस चला जाता है, और फिर वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे उस एरिया को कॉम करती रहती है, लेकिन ये पता नहीं लगता कि वहाँ के जो जंगल है वो कहाँ से कहाँ पे मिले हुए हैं। तो सर ये जो टैक्टिस ये अपनाते हैं हमला करने की, तो सर इसका मुख्य वजह होती क्या है? क्या ये इनकी संख्या ज्यादा में ये हमला करते हैं, या फिर ये ऐसे ही केवल एक पार्टी को निशाना बनाते हैं जो संख्या बल में कम हो उनसे? नहीं, वो जो टैक्टिस जो इस्तेमाल करते हैं, वो टैक्टिस उनके जो इंटेंडेंट ऑपरेशन है उसके मुताबिक होता है। उसमें
बहुत से आर्म्ड एलिमेंट भी होंगे जो जिनके पास में हथियार बंद हैं, बहुत से आदमी ऐसे होंगे जिनके पास में लोकल कंट्री में हथियार है, और बहुत से ऐसे होंगे जो बिना हथियार के भी हैं। तो ये जो नंबर है, इसको करने के लिए एक जो एरिया है, इस एरिया से दूसरे एरिया में इनका वो जो आपस में बिल्डअप और रीबिल्डअप करने का है, वो एक अपना एक अलग से इनका तरीका है जिसको ये इस्तेमाल में करते हैं। और इसमें कोई रिजिडनेस नहीं है, मतलब उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है कि जहां ऑपरेशन करना है उसके मुताबिक वो उसको रीऑर्गेनाइज या रीग्रुप करके अपने टारगेट के मुताबिक जहां ऑपरेशन करना है उसको अंजाम किया जाए। और ज्यादातर जो हमारा सबसे जो मुश्किल इलाका है, वो इलाका आप समझ सकते हैं आप, जो आंध्र, छत्तीसगढ़ और जो महाराष्ट्र का उड़ीसा और एक गढ़चिरौली का इलाका है। ये इलाके जहां पर एक स्टेट से ज्यादा स्टेट की जहां बाउंड्री होती है, वो ऐसे इलाके होते हैं जहां पर काफी फोर्सेस को आपस में कोऑर्डिनेट करने में दिक्कत आती है, आपस में कोऑर्डिनेशन के बारे में, एक दूसरे के बारे में, इंट शेयरिंग के बारे में। जैसे आंध्रा का जो इलाका है, जो कोरापुट के जी सर कॉल्ड कट ऑफ एरिया, जहाँ पर आपको याद होगा बहुत पहले उस एरिया में ग्रे हाउंड का भी नुकसान हुआ था, जो बोट में उस वाटर बॉडी से जी बिल्कुल सर, 38 उसमें हमारे 38 जवान शहीद भी हुए थे। क्या तो ये जो ऐसे इलाके हैं, क्योंकि मूवमेंट ये इनका फ्लेक्सिबिलिटी जो फैक्टर है वो काफी एक इनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। जी तो सर, आपने सर अभी एक उदाहरण दिया सर इस हमले का, तो सर मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि सर ने साल 2007 से 8 के बीच में जो एक दंतेवाड़ा के अंदर हमला हुआ था सीआरपीएफ की वाहिनी पे, जिसमें हमारे 76 जवान टोटल सीआरपीएफ के शहीद हुए थे, उसमें सर ने अपनी वहां पे जाके एक रिपोर्टिंग करी थी, पूरा मौका मुआयना किया था और उसके बारे में पता लगाया था कि ये नक्सलियों ने हमला कैसे किया। और दिलचस्प बात ये है कि जिस दिन सर वहां पे गए थे, उसके पूरा मौका मुआयना करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए कि हमला कैसे हुआ, इनकी टीम पर भी नक्सलियों ने काफी दूर से हमला किया था, जिसमें ये हालांकि क्षति तो नहीं पहुंची, लेकिन फिर भी हमला करने में कामयाब रहे। सर इसके बारे में सर थोड़ा सा हमें कुछ बताएं सर, कि वो हमला कैसे हुआ था, और शायद तक भी अब तक का सबसे बड़ा नक्सली हमला था पूरे नक्सली इतिहास के अंदर भारत में। तो इसके बारे में कुछ बताएं सर। वो जो सीआरपी पे जो अटैक हुआ था जी सुकमा एरिया में, उसकी बात कर रहे हैं आप? जी सर। तो बेसिकली वो जो कंपनी का जो मूवमेंट था, वो ऑलरेडी प्लान था कि 2-3 दिन के लिए जो है वो अपने एरिया में उस बटालियन की कंपनियां अपने अपने इलाके में ऑपरेट करेंगी। वो जिस दिन जाना था उससे शायद एक दिन उसको किसी वजह से वो उस दिन नहीं जा करके अगले दिन स्टार्ट किया था उन्होंने। और वो पूरा प्लान था कि आज यहाँ जाएंगे, कल वहां जाएंगे, परसों यहाँ जाएंगे। तो वो जो कंपनी का मूवमेंट था, उसमें मेरे ख्याल से कहीं जो सबसे बड़ी दुविधा आ गई थी वो ये थी कि शायद उनका एक रेडियो सेट जो होता है, हैंड हेल्ड सेट, वो गुम हो गया और गिर गया, और वो उसको ढूंढने में लगे रहे। और ज्यादातर जैसा होता है कि जो लोकल कमांडर होते हैं वो सोचते कि मिल जाएगा, इसकी रिपोर्ट नहीं करते। तो वो जो सेट था वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया उस एम्बुश के लिए, क्योंकि वो जो सेट था, वो अगर हमारा ऐसे सेट, कंपनी कमांडर ये सोच रहा होगा कि भैया मैं इसको ढूंढ लूंगा, क्यों रिपोर्ट करूं, क्या करूं, ऐसा भी होता है ना कि एक्शन होगा, डिस्प्ले एक्शन होगा, क्या। लेकिन उसका जो असर ये हुआ कि वो ये था कि जो भी इस पे आपकी बातचीत हो रही है, वो सेट गलती से, या समझ लीजिए जिसका भी मिला वो उनके हाथ में फंस गया। तो दे वर एबल टू सी कि क्या हो रहा है, और इन्होंने उसको ढूंढते रहे, गांव वालों को बताया भी तुमको मिले तो हमें बताना, हम दोबारा लेने आएंगे। तो वो एक तरह से वो एक ऑपरेशन ऐसा था कि जिसमें कुछ एक खामियां रह गई थी, जो चीजें वैसे इलाके में होनी चाहिए वो उनको फॉलो नहीं किया गया। क्योंकि ऐसी जगह पर जब आप मूवमेंट कर रहे हैं या जहां पर आप रात को हॉल्ट कर रहे हैं, उसका एक प्रॉपर ड्रिल होता है कि आपने किस तरह से अपने आप को रात को पोजीशन करके, एक उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं हार्बरिंग ड्रिल। वो हार्बर की शक्ल में, यानी कि जब आप रात को रुक रहे हैं ट्रुप्स,
तो वो किस फॉर्मेशन में ग्राउंड पर अपने आप को रखेंगे ताकि उनको कोई सरप्राइज ना कर सके, और सरप्राइज हो सके तो कोई सरप्राइज करने की कोशिश करे तो वी शुड बी इन ए पोजीशन टू रिएक्ट। कहीं हम डोमिनेटिंग जगह पे हो, तो वो जो कंपनी थी वो एक प्लेन ओपन एरिया में 2-3 जगह पर थी, तो एंड देवर अर्ली मॉर्निंग जो था, सुबह सुबह वो की पोजीशन मालूम थी, और वो जो नक्सलाइट ग्रुप थे दे केम इन ए लार्ज नंबर, और उन्होंने सब 3 तरफ से उनको घेर करके एंड देवर मेड द टारगेट। और साथ साथ ये था कि जो उनकी रीइंफोर्समेंट जहां से आनी थी, जो एक बंकर आ रही थी गाड़ी, उसको रास्ते में भी ये भी एक उनकी टैक्टिस है कि जहां पर भी रीइंफोर्समेंट की रास्ता होगा उसमें वो बीच में एक एम्बुश या उस पर भी वो करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई ना कोई पार्टी तो रीइंफोर्स के लिए आएगी, और लिमिटेड रोड्स होती हैं उन रोड्स के ऊपर। तो ये एक सब चीजें जो हैं वो जो कमांडर हैं उन सबको उनको ध्यान रखना पड़ता है कि हमको रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है तो कैसे। तो बेसिकली चीज यही है कि जहां भी हम जा रहे हैं वी शुड बी स्ट्रांग इनफ टू फेस द लाइकली चैलेंज। तो उसके लिए ड्रिल्स हैं, टैक्टिक्स जो है, जो बेसिक सिखलाई है जमीन के ऊपर, वो चीज तो हमें हमेशा रखनी है। वो ये नहीं कि हमको वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ या दूसरे दुश्मन के साथ काम आएगी। वो आप इंसर्जेंसी के एरिया में है या मिलिटेंसी के एरिया में है, टेररिस्ट के इलाके में है, नक्सलाइट के इलाके में है, वो आपको हर जगह काम आएगी। ग्राउंड का सही इस्तेमाल, ग्राउंड का सही सोच विचार, और कमांडर को ये हमेशा सोचना चाहिए कि अगर अब ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा, अब ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा। ये सब जो हमको सिखाते हैं ना, चलते चलते वो सोचता जाता था कि अगर यहाँ से फायर आ गया तो मेरी पोजीशन कहाँ होगी, यहाँ से फायर आ गया तो मैं क्या करूंगा। तो ये एक अच्छा कमांडर जो होता है, लोअर कमांडर, वो हमेशा उसका दिमाग ये चलता रहता है। ये नहीं वो सिर्फ हेलमेट पहन के और घर के बारे में, परिवार के बारे में सोचता हुआ जा रहा है कि भाई मेरा बेटा स्कूल गया कि नहीं गया। जब वहां पर जंगल में लड़ाई कर रहा है तो, या जंगल में ड्यूटी कर रहा है, तो उसको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कल को या हर 5 मिनट के बाद अगर अगले पेड़ के पीछे या अगली झाड़ी के पीछे या अगले इस हिलॉक के ऊपर से कहीं मेरे पर हमला होगा तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा या कैसे मैं अपना इसको रिस्पॉन्ड करूंगा। जी, तो सर मैं अपने थोड़ा दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जो ये हमला हुआ था उसमें 1000 से ज्यादा नक्सलियों ने इस हमले में भाग लिया था, और उन्होंने 120 जवानों की एक पूरी कंपनी को घेर लिया, जिसके बाद भारत की सरकार ने उसमें एक एक्शन प्लान भी बनाया, जिसमें ये कहा गया था कि भारतीय वायुसेना और भारत की जो सेना है उसको नक्सलियों के खिलाफ लगाया जाए। लेकिन भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने ही कह के मना कर दिया कि वो हमारे भटके हुए लोग हैं, वो उनके खिलाफ हमला नहीं कर सकते हैं, और वहाँ की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको ट्रेनिंग करके, और उसी के बाद ये इसी हमले के बाद में जो हमारी जो कोबरा बटालियंस है सीआरपीएफ की, उनको रेस किया गया था। और इसके साथ ही जो टैक्टिक्स जो थी मुख्य रूप से वो ये बताई गई थी, इस घटना की मुख्य वजह ये थी कि जिस रास्ते से ये सीआरपीएफ की टीम गई थी उस ऑपरेशन को उस पूरे जंगल को कॉम्बिंग ऑपरेशन करने के लिए, उसी रास्ते से वापस आ रही थी। और इसका मुख्य तौर पे वहाँ की जो लोकल नक्सली हैं उनको पता लग चुका था, और वो उसी पे वो घात आगे बैठ गए थे। और इसमें इसी घटना में उन्होंने 3 एंटी लैंडमाइन व्हीकल्स उड़ा दिए, जिसमें काफी ज्यादा भारी क्षति हुई। और उसके बाद में जो जवानों के जो हथियार थे वो भी काफी हद तक उसमें लूट लिए गए, जिसमें बुलेट प्रूफ जैकेट्स थी, मोटार्स थे, जिसमें 60 mm के मोटार्स, और काफी सारे हमारे जो इंसास राइफल्स थी, AK-47 वो लूटी गई, और LMG लूटी गई। तो सर ये जो सर हथियार जो लूटे जाते हैं सर, इसके बारे में सर थोड़ा हमें बताएं कि सर ये वापस प्राप्त करने का सर इसका कोई तरीका होता है? देखिए, जो आप बता रहे जो नुकसान हुआ वो अब वो उनका वापस जो लूटने का जो आप बता रहे हैं कि जो हथियार चला गया, वो हथियार तो हमारा तो नुकसान, तो एक तो जो उस एनकाउंटर में जिसमें जो हमारे जो सैनिक जो शहीद होते हैं वो तो एक हमारा है ही है, साथ साथ जो हथियारों का इक्विपमेंट का जो ये है वो एक एडिशनल नुकसान था, जो क्योंकि वो उस हथियार को हमारे ही अगेंस्ट उन्होंने इस्तेमाल करना, तो उनको वापस लाने का या उनको रिकवर करने का यही है कि जब भी उनके ऊपर, अब उसके लिए फिर हमें यही है कि हमें
उसके लिए फिर स्पेशल ऑपरेशंस जो हैं वो लॉन्च करने पड़ेंगे, और स्पेशल ऑपरेशन जब लॉन्च होंगे वो सब तभी होंगे कि जब हम आपस में एक एक्शनेबल रियल टाइम इंफॉर्मेशन होगी। जी, तो सर वो मेरा सर आपसे, इंफॉर्मेशन हाँ जी, तो सर मेरा वो आपसे इंफॉर्मेशन जी बोलिए बोलिए सर। वो वो इंफॉर्मेशन जो है वो होना जरूरी है, और जब तक ऑपरेशन नहीं करेंगे उनके ऊपर में इफेक्टिव वो नहीं होगा, तब तक फिर वो रिकवर होना उसका नहीं है। वो ऐसा तो नहीं कि वो छोड़ के जाएगा हथियार अपना के ये लीजिए अपना हथियार, वो लेके गया तो उसका वो उससे पूरा उसका नुकसान ही बचाएगा, और वो हमारे लिए बड़ी एक तरह से दुखदाई वो होगी कि हमारा ही हथियार हमारे ही जवान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा हो। तो जो आपने बताया कि वहां पर रूट वही है, रास्ता वही है, क्योंकि लिमिटेड रास्ते हैं वहां पर, और ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि जैसे जब भी आप मूवमेंट करेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस मूव करेंगे, उनको उसकी खबर तो उनको मिल ही जाती है, क्योंकि आप जब मूव कर रहे हैं तो आप वो नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो जरिया है वो यही है कि सरप्राइज, कब मूव कर रहे हैं, कब जा रहे हैं, और जो मूवमेंट है वो एक मूवमेंट ऐसा हो कि आपको जो टेक्टिकल मूव जिसको बोलते हैं कि एक रूटीन मूव नहीं होना चाहिए। हर मूव जो भी अपनी पोस्ट से बाहर है, चाहे वो किसी भी काम के लिए हो, किसी भी ड्यूरेशन का हो, वो हर मूव एक प्लान्ड मूव होना चाहिए, टेक्टिकल मूव होना चाहिए, ताकि अगर आप सरप्राइज हो रहे हैं तो आप उसके ऊपर में रिएक्ट कर सकें। एक बार अगर आपका कांटेक्ट हो गया तो आप उसमें ये नहीं कि आप वो तभी होगा जब आप सरप्राइज हो गए। तो उस सरप्राइज से बचने के लिए मूव जो है वो प्लान्ड और एक टैक्टिकल होगा। वो और हर चीज के लिए टैक्टिस है। हर एरिया में घूमने के लिए, जंगल में जाना है, पहाड़ में जाना है, डेजर्ट में जाना है, कोई ऑब्स्टिकल क्रॉस करना है, हर चीज के लिए ये सिखलाई बनती है। और ये जो तार मेटला वाला जो एनकाउंटर था सीआरपी के ऊपर, ये एक तरह से एक आई ओपनर था सबके लिए। और उसके बाद ही सीआरपी ने जो है उसका जो सीआरपी का एक वो था, जो आउटलुक था, वो बिल्कुल चेंज हुआ। जो नए उनके बाद में डीजी साहब गए थे और उसकी जो रिपोर्ट्स वगैरह हुई हैं, उसके बाद में बहुत चेंजेस आए। और उन चेंजेस का फायदा ये हुआ कि सीआरपी अब एक बैटल हार्डन फोर्स बनी हुई है। पहले उसमें थोड़ा सा पुलिस टच ज्यादा था, अब नाउ इट इज मोर ऑफ ए फाइटिंग फोर्स फॉर एंटी नक्सल ऑपरेशन। जी, तो सर मेरा सर आपसे इसमें एक आखिरी सर प्रश्न ये है कि सर जो सर ये नक्सलियों पे हमले होते हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, तो सर क्या ये एक पूरा रूटीन प्लान बनाया जाता है या फिर ये हमला तभी होता है जब नक्सली आगे से चला के हमला करें? ओके, आपका मतलब ये कहने का है कि स्पेसिफिक एनकाउंटर होने पर ही होता है, या हम जी सर, जी सर। सी एनकाउंटर है ना, दो चीजें होती हैं। एक होता है चांस एनकाउंटर और एक होता है सीकिंग द एनकाउंटर। तो जो सीकिंग द एनकाउंटर है वो भी किए जाते हैं उसमें उसमें जो रिमोट एरियाज हैं या जो इनएक्सेसिबल एरियाज हैं, वहां पर कॉम्बिंग सर्च जो ऑपरेशन है वो इसलिए किए जाते हैं, क्योंकि अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है फिर तो आप सीधा उस हाइड आउट के ऊपर में या उस बेस के ऊपर में आप रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आपका इन्फॉर्मेशन नहीं है तो देन यू हैव टू गो आउट एंड सर्च। तो ये जो आप बात कर रहे हैं वो ऑपरेशन, स्पेशल ऑपरेशन कैरी आउट किए जाते हैं, और वो प्लान के मुताबिक, और उसकी सक्सेस तभी होती है जब आपका उसमें एक हार्ड इंफॉर्मेशन आपका उसमें अवेलेबल है। अदरवाइज तो फिर वो चांस वाली बात है। सर आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमें समय देने के लिए। सर आशा करते हैं कि हमारा जो अन्य संस्करण, हमारा जो दूसरा एक संस्करण है इसी सीरीज का बीएसएफ का सर, वो हम जल्द से जल्द लॉन्च करेंगे। और सर तब तक के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुक्रिया सर। थैंक यू हिमांशु, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और आपके सभी दर्शकों के लिए मेरा धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर।